सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खमा गणी। आप देख रही हैं खास मुलाकात मेरे साथ और मैं हूं अनन्या चतुर्वेदी। और आज हम जानने वाले हैं आपकी सेहत से जुड़ी बहुत सारी बातें, खासकर महिलाओं से जुड़ी हुई, क्योंकि आज हमारे साथ भोपाल की प्रसिद्ध, यानी भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध डॉक्टर प्रवीणा अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि कॉस्मेटो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, साथ ही 36 सालों से भी ज्यादा का अनुभव रखती हैं और आपकी ऐसी बहुत सारी समस्याओं के बारे में आपको बताएंगी जो कि शायद आप नहीं जानते। मैम, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले तो मैम मैं जानना चाहूंगी कि कॉस्मेटो गायनेकोलॉजी हम पहली बार ही डिस्कस कर रहे हैं, गेस, तो ये चीज क्या है, ये टर्म, इसके बारे में हमसे आपसे जानेंगे। और साथ ही कॉस्मेटो गायनेकोलॉजी अपने आप में बहुत नया है जो कि लोगों को पता नहीं है, तो इसके बारे में आपसे जानेंगे। जी, ये बहुत नया वर्ड है और जैसे कि हम स्त्रियों को, हम लोग सदियों से जानते आए हैं कि स्त्रियां अपने आप को एक ब्यूटीफुल रखने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। तो ये जो हमारा फील्ड है, स्त्रियों को उसी उनकी ये जो एज ओल्ड चाहत है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए ये हमारी नई विधा विकसित हुई है। क्योंकि गायनेकोलॉजी जो है यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ, तो हम सिर्फ रोग से ही डील नहीं करते। हम लोग अब आजकल, क्योंकि अब जो यंगर जनरेशन है वो बहुत अवेयर है अपने शरीर की संरचना को लेके, स्पेशली इंटीमेट एरिया की संरचना, उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को लेके। तो आजकल बच्चे, नई गर्ल्स हैं, न्यू जनरेशन है, वो इन चीज़ों को जानना चाहते हैं और उन्हें ठीक भी करना चाहते हैं। तो उन सब चीज़ों को जिसे कहना चाहिए ट्रीट करने के लिए विदाउट एनी सर्जरी एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं और उसे ही कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का नाम दिया है, या एस्थेटिक एंड रीजनरेटिव गायनेकोलॉजी। क्योंकि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं महिलाओं को राइट फ्रॉम देयर अर्ली एज टू लॉन्ग आफ्टर मेनोपॉज तक में हम लोग देखते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि महिलाएं किसी और से डिस्कस नहीं कर पाती, लेकिन हमसे, क्योंकि हमसे वो इतने सालों से जुड़ी होती हैं, तो वो अपनी इंटीमेट प्रॉब्लम्स भी हमसे डिस्कस करती हैं। तो वी आर द राइट पीपल जो कि उनकी इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिनसे कि उनकी ये समस्याओं का समाधान किया जा सकता है बिना सर्जरी के। बिल्कुल। तो मैम, यहाँ पे एक चीज मैं जानना चाहूंगी, हम समस्याओं की बात कर रहे हैं, कौन सी समस्याएं हैं जो महिलाओं को अक्सर होती हैं और कॉस्मेटो गायनेकोलॉजी में किन समस्याओं के बारे में हम जानते हैं? देखिए, मेन जो एक स्त्री है उसके जीवन में 3 पड़ाव ऐसे आते हैं जिसमें कि बहुत तेजी से बॉडी में, शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसके कारण शरीर में बहुत सारे चेंजेस ऐसे आते हैं जो कि वे कहीं ना कहीं अंदर से उन चीज़ों को ठीक करना चाहती हैं। सबसे पहले हम ले लें अगर प्यूबर्टी यानी जब ये स्टार्ट होता है माहवारी, उस समय एकदम से तेजी से बदलाव होते हैं। यंग विमेन में आजकल हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट एवरी जो दूसरी लड़की मेरे क्लिनिक में अंदर एंटर होती है उसको पीसीओडी की समस्या है, और वो खुद ही अपना डायग्नोज करके आती है कि मुझे पीसीओडी है। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पीसीओडी में वेट गेन हो जाना, एकदम से वजन का अनियंत्रित रूप से बढ़ना, माहवारी डिस्टर्ब हो जाना, चेहरे पे अनचाहे बाल, बॉडी पे अनचाहे बाल आ जाना, एक्ने या जिसे कहते हैं मुहासे फेस पे आ जाना, जिसके कारण कि जो नई बच्चियां हैं, नई लड़कियां, वो कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज कर देती हैं। तो ये सब चीज़ों को हम अब लेजर से ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। मैम, अगर हम यहाँ पे बात कर ही रहे हैं तो जिस तरह से पीसीओडी की आपने बात निकाली है, चलिए प्यूबर्टी से शुरू करते हैं, जहाँ पे यंग लड़कियां जो हैं उन्हें बहुत जल्दी जो है इन्फेक्शन आजकल पकड़ लेता है, खासकर अब इसीलिए क्योंकि पहले ये चीज इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अभी ज्यादा बढ़ क्यों गई है, पहली बात तो ये कारण मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि पीसीओडी अभी बहुत ज्यादा ही हो गया, हर तीसरी महिला को जो है पीसीओडी है, कॉमन है, बहुत। और ऐसे में ऐसे कौन से प्रिकॉशंस है जो लेने चाहिए, खासकर ऐसी बच्चियों को जो स्कूल गोइंग है? देखिए, सबसे पहली चीज, जो पीसीओडी में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, है ना, हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो जो मेल टाइप ऑफ हार्मोन्स होते हैं वो शरीर में, लड़कियों के शरीर में बढ़ जाते हैं। और उनका बढ़ने का कारण ये है कि एक तो आजकल फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती, जो भी काम है सारा कुछ हम मोबाइल पे, उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो बैठे बैठे ही होता है। जो पहले बच्चे जाके बाहर खेलते थे मैदान में, लड़कियां भी खेलती थी, तो वो सब उनकी फिजिकल एक्टिविटी एक तरह से निल है। दूसरे, बाहर का फूड, कि जब भी कुछ आया, स्विगी, जोमेटो, कुछ भी मन हुआ बाहर से खा लिया। स्ट्रीट फूड का चलन आजकल इतना बढ़ गया है, तो अब उसमें सब स्ट्रीट फूड में जो भी फूड यूज़ होता है या जो भी ऑयल यूज़ होता है वो
उसमें बहुत सारे ट्रांस फैट्स होते हैं, जो कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं वो कोई फूड ग्रेड कलर्स नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो केमिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं जाके लड़कियों को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, जो फीमेल हार्मोन होते हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ एक्सरसाइज नहीं होना बिल्कुल भी, और स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना, इरेगुलर लाइफस्टाइल होना, लेट नाइट सोना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं मिलजुल के पूरा हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसके कारण कि ये पीसीओडी जैसी समस्या होने लगती है, जिसमें कि सबसे पहले माहवारी अनियमित होती है, फिर चेहरे पे मुहासे, हेयर ग्रोथ होने लगते हैं, वेट गेन होने लगता है, और अगर ये चीज़ समय रहते ठीक नहीं होती तो फिर आगे चल के यही चीज़ जब मैरिज हो जाती है इनकी तो प्रेगनेंसी होने में डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो यही सब पीसीओडी के अंतर्गत आता है, और इनमें से बहुत सारी चीज़ें यदि हम उनको एजुकेट करें और यदि वो अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा ठीक रखें और उसके बाद भी यदि मुहासे और ये सब हैं तो ये सब हम लेज़र से उनको विदाउट एनी सर्जरी ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। मैम एक और यहाँ पर अगर हम पीसीओडी की बात कर ही रहे हैं तो पब्लिक टॉयलेट बहुत यूज़ करती हैं महिलाएं, और अब तो ऐसा हो गया है कि कई सारी गर्ल्स जो बहुत ज़्यादा डर भी गई हैं पीसीओडी के नाम से, वो बाहर का पब्लिक टॉयलेट यूज़ नहीं करती है, जिसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि काफ़ी देर तक यूरिन होल्ड करके रखना इज नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। तो ऐसे में अब क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, अगर हम बाहर हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे आजकल स्प्रेज भी आते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी आती हैं जिसमें आप पब्लिक टॉयलेट अगर यूज़ कर रहे हैं तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो एक तो घर से बाहर रहने का, कि मे बी बिकॉज ऑफ जॉब या थोड़ा सा बाहर घूमने जाने का ही ट्रेंड थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, मॉल्स में जाना, मूवीज़ देखना, तो बाहर घर से बाहर बिताने का समय ज़्यादा बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने में आते हैं। दूसरे जो आजकल क्लोथिंग है ना, टाइट फिटिंग क्लोथिंग लड़कियां यूज़ करती हैं, जिसके कारण कि जो इंटीमेट एरिया है एक किसी भी महिला का, तो वहाँ पे एक जो नॉर्मल सर्कुलेशन एयर का होना चाहिए वो नहीं हो पाता। बहुत लंबे समय तक यदि टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहने तो अंदर जो गर्भाशय का रास्ता है वहाँ पे कुछ ना कुछ फंगस इन्फेक्शन या बैक्टीरिया हमेशा होते ही हैं, तो वो एकदम से ग्रो कर जाते हैं। तो ये मेन कारण, और फिर बाहर का आपने फूड खाया या पब्लिक टॉयलेट यदि यूज़ किया और वहाँ पे यदि कोई किसी व्यक्ति ने उसको आपसे पहले यूज़ किया है जो कि इन्फेक्टेड है, और वहाँ पे यदि आपका बॉडी कांटेक्ट होता है तो वो इन्फेक्शन फिर आपकी बॉडी में आ सकता है। पानी कम पीना भी एक वजह हो जाता है यूटीआई होने का। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अगर अपन ध्यान रखें इस बारे में कि रात में सोने के पहले प्रॉपर क्लीनिंग हाइजीन मेंटेन हो, रात में कुछ ऐसे ढीले कपड़े पहने जो जिससे कि थोड़ा प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो, वहाँ पे फंगस ग्रो ना हो पाए, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वो एरिया क्लोज ना रहे। देन कॉटन के जो अंडरगारमेंट्स हैं वो कॉटन के पहने, जिससे कि जो भी सिक्रीशंस होते हैं वो एब्जॉर्ब होते रहें। सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स पहनने का ट्रेंड है बहुत आजकल, लेकिन सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स में ना तो एयर पास होती है और ना ही जो भी नॉर्मल बॉडी के सिक्रीशंस हैं वो एब्जॉर्ब हो पाते हैं, तो गीलापन ज़्यादा देर तक बना रहता है, जिसके कारण कि रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं। तो यदि थोड़ी सी चीज़ें अगर प्रिकॉशन ले लेंगे तो आप जो बार बार इंटरनल इन्फेक्शंस, यूटीआई, यूरिनरी इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन होते हैं, उनसे बच सकते हैं। दूसरी एक चीज़ कि कई बार लोग बहुत ज़्यादा हाइजीन के नाम पे बहुत एक्सेसिव क्लीनिंग करते हैं, एक्सेसिव वॉशिंग करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में सब चीज़ें इस तरह की होती हैं जो कि आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं। सिमिलरली जो गर्भाशय का रास्ता है या जिसे हम इंटीमेट एरिया में भी नॉर्मल कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि आपको इन इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा हाइजीन के नाम पे एक्सेसिव क्लीनिंग यूज़ करेंगे, एक्सेसिव क्लीन करेंगे बहुत ज़्यादा, या एक्सेसिव स्प्रेज जिनमें कि केमिकल्स होते हैं यदि वो यूज़ करेंगे, तो ये जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं और बॉडी फिर इन्फेक्शन को जल्दी कैच करती है। तो एक नॉर्मल हाइजीन मेंटेन करना एक अलग चीज़ है, बट एक ऑब्सेशन के रूप में बहुत ज़्यादा क्लीन करने से भी तकलीफ़ें हो सकती हैं।
बिल्कुल। यहाँ पे हम पीसीओडी के बारे में बात करें। अब बात कर लेते हैं मैम उन लड़कियों की जो कि शादी की एज पे आ जाती हैं। अब ऐसे में हम अगर 25 से 35 तक की बात करें तो गलत नहीं होगी, क्योंकि अभी फिलहाल शादी की एज जो है वो लेट हो गई है, कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं सब गर्ल्स। एक तो पहला सवाल तो मेरा ये भी रहेगा आपसे कि जो लेट मैरिज रहती है लड़कियों की आज के टाइम में बहुत लेट होते हैं, 30s के बाद जो है कई सारी शादियां होती हैं, तो प्रेगनेंसी में काफी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इज इट ट्रू और ये मिथ है अभी भी? नहीं, ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। देखिए, बॉडी में जब एक लड़की पैदा होती है तो उसके शरीर में कितने एग्स हैं ये सब प्री डिटरमिन्ड होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। जन्म के समय ही वहाँ पे एग्स की मात्रा निर्धारित होती है। उसके बाद वो एग्स हर माहवारी के समय एक अंडा बनता है, रप्चर होता है। यदि मैरिज नहीं हुई है, यदि वो अंडा यूज नहीं होता तो माहवारी आ जाती है, और मैरिज के बाद इंसिडेंटली अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी आ जाती है। बट ये क्योंकि प्री डिटरमिन्ड है अंडों की मात्रा, तो एज के साथ में वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। अब आप ये मान सकते हैं कि 25 के बाद में 25 इयर्स जो है वो मैक्सिमम फर्टिलिटी तक का पीरियड होता है। उसके बाद फिर फर्टिलिटी में कमी आने लगती है, धीरे धीरे अंडों की मात्रा भी कम होने लगती है। बॉडी में हार्मोन्स भी चेंज होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। वो हार्मोन्स जो कि प्रेगनेंसी के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हार्मोन्स भी कम होने लगते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है फिर प्रेगनेंसी होने में परेशानी आती है। तो इसलिए जो राइट एज है जो वो 35 तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अब ऐसे, क्योंकि एक वर्ड हमने सुना है जो बहुत ट्रेंडिंग है, वो है मॉमी मेकओवर। इसमें क्या है और ये क्या चीज़ है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बड़ा ट्रेंडिंग सा वर्ड है। और आजकल जो यंग गर्ल्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, वो आती हैं ये वाले अपनी इच्छा लेके। मॉमी का मतलब होता है मदर, है ना। तो जो ऐसी लड़कियां जो कि अभी रिसेंटली मदर बनी हैं और मदर बनने के दौरान उनके शरीर में जो चेंजेस आए हैं, जैसे कि थोड़ा सा फेस पे पिगमेंटेशन आ जाना, एब्डोमेन मसल्स लूज हो जाना, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है या इवन आफ्टर यदि सीजर भी हुआ है तो भी जो बर्थ कैनाल है वेजाइना वहाँ पे थोड़ी सी लूजनेस आ जाना, तो ये सारे चेंजेस वो क्योंकि उनको कुछ समय बाद ऑफिस ज्वाइन करना है अपना, तो वो कहीं ना कहीं उनकी इनहेरेंट डिजायर होती है कि जब हम ऑफिस में जाएं तो हम अपने पहले जैसी बॉडी स्टेट लेके जाएं। तो हम इसको मॉमी मेकओवर का नाम देते हैं कि प्रेगनेंसी में आए हुए बदलावों को हम किस तरह से वापस उनको उनकी प्री प्रेगनेंसी स्टेट में लाएं और उनका मेकओवर करें। तो ये मॉमी मेकओवर उससे उस एक चीज से आया है वर्ड। ओके, अब यहाँ पे मैरिड गर्ल्स की अगर बात कर रहे हैं, वुमेन की बात करें तो वुमेन जो है हर स्टेज पे जो है बॉडी चेंज होती है, बहुत चेंज होती है। बिफोर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी जो चेंजेस आते हैं उसके लिए कई से लड़कियां तैयार नहीं होती। अब ऐसे में मेंटली भी हम बात कर ले, फिजिकली भी हम बात कर ले, तो ऐसे में वो कौन सी चीजें हैं जो एक मैरिड वुमेन को अपने डेली लाइफस्टाइल में अपनानी चाहिए ताकि प्रेगनेंसी में दिक्कतें ना आए? आफ्टर प्रेगनेंसी भी क्या चीजें हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है, तो उसको हम बीमारी ना समझें, है ना। कई बार ये होता है कि प्रेगनेंसी हो गई तो अब तुम ऐसे मत करो, अब तुम ये मत खाओ, अब तुम ये मत उठाओ, अब तुम ऐसे मत करो, तो वो लोग थोड़े से ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है तो उसको एक नॉर्मल तरीके से ही लेना चाहिए। कई बार एकदम से प्रेगनेंसी हो गई तो बेड रेस्ट पे चले गए, अनलेस इंडिकेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है या कुछ प्रेगनेंसी की ग्रोथ में प्रॉब्लम है, कुछ सोनोग्राफी में अगर ऐसा आया है तो ऑफकोर्स अगर आपके डॉक्टर ने सलाह दी है बेड रेस्ट की तो फिर वो एक अलग चीज़ है। बट अदरवाइज अब आपने देखा होगा जो गांव की महिलाएं हैं, यदि हम उसको एक स्टडी, बहुत स्टडीज हुई हैं इस बारे में, और जो गांव की महिलाएं जो कि खेतों में जाती हैं, काम करती हैं, जो स्क्वेटिंग पोजीशन जिसको बोलते हैं ना, पंजे पे बैठना, अधिकतर उनके सारे काम उसी पोजीशन में होते हैं, स्क्वेटिंग पोजीशन में पंजे के ऊपर बैठ के ही सारे काम करती हैं, चाहे वो घास काटना हो, चाहे वो घर में काम करना हो। तो आप देखते होंगे, अक्सर ये सुना भी होगा कि घर में खेत में काम करने गई और डिलीवरी हुई और बच्चा लेके घर आए। तो इट इज सो इजी। तो इट इज लाइक कि अगर उसको एक नॉर्मल प्रक्रिया समझा जाए तो प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि बीमारी समझा जाए। तो यदि हम अब हमारी लाइफस्टाइल, स्पेशली जो शहर में रहने वाली लड़कियां हैं,
हम लोग अब मशीनों पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम स्क्वेटिंग पोजीशन एक तरह से भूल गए। जो पंजों पे उकड़ू बैठना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उकड़ू बैठने वाली पोजीशन हम भूल गए हैं, क्योंकि ना तो चटनी पीसने के लिए बैठा जाता है, ना ही किसी और काम के लिए। कपड़े भी आपके वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, झाड़ू पोछा करने के लिए मेड होती है, तो सारे काम हमारे खड़े खड़े होते हैं। किचन में भी हम सब खड़े खड़े ही काम करते हैं। तो स्क्वेटिंग पोजीशन या उकड़ू पोजीशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि उस पोजीशन में काम करने से आपकी जो नीचे की मसल्स हैं, जिन्हें कि पेल्विक फ्लोर बोलते हैं, वो मसल्स स्ट्रांग होती हैं और वही मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो यदि हम अपनी प्रेगनेंसी के दौरान इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हम अधिक से अधिक काम उकड़ू बैठ के करें, भले हम एक्सरसाइज के तौर पे करें, बट हम अपने कमरे में पोछा लगाएं, हम अपने कपड़े खुद धोएं बाथरूम में इंस्टेड ऑफ वॉशिंग मशीन यूज करने के। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि मैं तो अपने मरीजों को ये भी सलाह देती हूँ कि यदि कहीं से तुम्हें वो पत्थर की चक्की मिल जाए तो अपनी डिलीवरी के बाद जो बोलते हैं ना कि दलिया पीसो, दलिया खाओ, अपना दलिया खुद ही बनाओ। तो वो मशीन, जो पत्थर की जो चक्की होती है, वो चलाने से आपका पूरा एब्डोमेन की मसल्स, जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं, वो सारी स्ट्रांग होती हैं। और यदि ये मसल स्ट्रांग है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी बड़ी आसानी से हो जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो भारतीय पद्धति है, अगर उसके हिसाब से आप काम भी करते हैं घर में, तो भी जो है आपकी मसल्स जो है लूज भी होती है, टाइटनिंग भी होती है, साथ ही आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी जो है वो फिजिकली फिट भी रहती है, टोन रहती है। और डिलीवरी के बाद भी बहुत ज्यादा ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं होती। बिल्कुल। अब जैसे गाँव की महिलाएं हैं, आपने किसी को ओवरवेट नहीं देखा होगा, दे आर सो फिजिकली एक्टिव। तो वो लड़कियां 3-3, 4-4 बच्चों की माएँ होती हैं, लेकिन उनको देख के कोई कह नहीं सकता कि बिल्कुल बहुत यंग भी दिखती है अपने एज में। और साथ ही खान पान भी जो है बिल्कुल देसी होता है। तो मुझे लगता है कि वहां पे भी कोई ऐसा वो नहीं है कि आप बाहर का कंटिन्यू खा रहे हो। एक और बहुत बड़ी चीज है मैम यहाँ पे कि अब आपने बाहर के खाने की बात निकाली है, तो बहुत बुरी आदत है हम लोगों की कि हम जब भी अब तो आजकल खैर सभी घरों में हो गया है कि वीकेंड पे बाहर खाना है, शाम को बाहर खाना है, सुबह एक टाइम घर में खा लिया ये। लेकिन घर में हेल्दी खाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जब हम मिलेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो लगातार कहती है कि मिलेट जो है खाया जाए। तो ऐसे में मिलेट फूड क्यों इम्पोर्टेंट है, दूसरी चीज घर में खाना कितना जरूरी है, आप बाहर के खाने पे निर्भर ना रहें, ये कैसे समझ में आएगा लड़कियों को? ये तो देखिए, बार बार इस तरह के प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करते रहें, एक अवेयरनेस क्रिएट करते रहें, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बाहर के खाने में वो क्या रंग यूज करते हैं खाने को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब आपने जैसे देखा होगा कोथे, तो दे आर वेरी रेड इन कलर। अब वो लाल कलर किसी भी मिर्ची से तो नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ कलर ही यूज करेंगे। देन जिस तेल में वो तलते हैं, तो ये बोला जाता है कि एक बार तेल अगर अपने हाईएस्ट फ्राइंग टेम्परेचर तक पहुंच गया, तापमान तक, उसके बाद उस तेल को रीयूज नहीं करना चाहिए, है ना। पुराने जमाने में हम तो डिस्कार्ड ही कर देते थे। अब हम उसी तेल में तला हुआ खाना खा रहे हैं, है ना। भले ही वो इंडियन फास्ट फूड हो, समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, भले ही वो वेस्टर्न फास्ट फूड हो, इटालियन हो, चाइनीज हो, तो वो कौन सा फूड मैदा यूज कर रहे हैं। एंड देन मैदा में बिल्कुल भी फाइबर्स नहीं होते, तो वो जाके इंटेस्टाइन्स में चिपकती है। तो ये सारी चीजें जो मिला जुला सा एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, वो हार्मोन्स पूरे डिस्टर्ब कर देती है। तो इसलिए जहां तक हो, यदि पीसीओडी से बचना है, और अगर हो भी गया है और अगर फर्दर हम उस चीज को ठीक करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले बाहर का फूड अवॉइड करें और घर में बना हुआ ताजा खाना अगर जितना पॉसिबल हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हाई फाइबर अपनी डाइट में शामिल करें, तो उससे वेट भी कंट्रोल रहेगा और आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। बिल्कुल मैम, यहाँ पे बहुत जरूरी था खैर ये चीज ऐड करना कि हम जो खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी हेल्थ के लिए। खासकर आज के जमाने में जो मुझे लगता है कि अभी के एरा में अगर आप स्वस्थ हैं तो वही आपकी पूंजी है, क्योंकि इसके अलावा बाकी सुख तो दूसरे हैं, लेकिन अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो काफी दिक्कतें हो जाती हैं। हेल्थ इज वेल्थ। यदि आप हेल्दी हैं तो आप दुनिया के हर सुख एंजॉय कर सकते हैं, बट अगर हेल्थ ही नहीं ठीक है तो कुछ भी, भले ही आप कितने ही एलिट ग्रुप से हो, सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से,
बट फिर भी आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। अब यहाँ पे बात आ जाती है मैरिड वुमेन के बाद आफ्टर प्रेगनेंसी के बारे में। आफ्टर प्रेगनेंसी में सडनली बहुत वेट गेन होता है, बहुत सारी दिक्कतें हो, जैसे आपने बताया भी कि कई सारी चीजें आती हैं और मॉमी मेकओवर उसी की थेरेपी है। तो इसमें क्या क्या होता है मॉमी मेकओवर में, और खासकर वो महिलाएं जो मतलब अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा टोन रखती हैं, बहुत फिट रहने का मतलब वो है, और इस टाइम तो खैर लगता है हर लड़की जो है आफ्टर मैरिज भी जो है अपने आप को फिट ही देखना चाहती है। तो ये किस तरह से काम करता है और कैसे रख सकते हैं अपने आप को? देखिए, प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा कहाँ चेंजेस होते हैं, एक तो बॉडी एब्डोमेन लूज हो जाता है, तो एब्डोमेन की मसल्स को हमें वापस टाइट करना है। तो उसके लिए फिर हमारे पास कुछ लेजर्स हैं। जो बर्थ कैनाल है वहाँ पे, क्योंकि एक नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग हुई है मसल्स की, तो एक बार डिलीवरी हो जाने के बाद इतनी ज़्यादा मसल स्ट्रेच होती हैं कि वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाती हैं। तो जो बर्थ कैनाल या वेजाइनल लैक्सिटी हो जाती है बहुत ज़्यादा। देन फिर पिगमेंट्स हो जाते हैं कई बार फेस पे प्रेगनेंसी में। तो ये सारी चीज़ें अब हम डिलीवरी के बाद मॉमी मेकओवर एक हेडिंग के अंतर्गत हम लेजर्स से ठीक कर सकते हैं। लेजर से हम वेजाइनल टाइटनिंग भी कर सकते हैं, जो एब्डोमेन की मसल्स लूज हो गई हैं उनको भी हम लेजर से ठीक कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम विदाउट एनी सर्जरी, और लेज़र इज़ वेरी सेफ। और वो अब जिसे कहते हैं कि मेडिकल साइंस जो है वो हर दिन नई नई ऊंचाइयों को छूता है, हमेशा कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। तो लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं लेज़र को लेके कि लेज़र से बर्न हो जाएगा, या लेज़र हमें किसी तरह से हार्म करेगी, या हमें इंटरनल कुछ लेज़र से कुछ नुकसान होगा। बट ऐसा नहीं है। ये एक हमारे लिए बहुत, जिसे कहना चाहिए, बून लेके आया है ये वाली टेक्नोलॉजी, जो अब हम भारत में और स्पेशली अब हम मध्य प्रदेश में यूज़ कर रहे हैं। तो उससे लड़कियां बहुत जल्दी अपनी बॉडी को वापस टोन करके, जो बर्थ कैनाल है उसको भी वापस टोन करके, पिगमेंट्स हटा के एक नया अवतार में, या नए अवतार में, या ये कहना चाहिए कि अपने पुराने अवतार में, प्रेगनेंसी से पहले वो जैसे दिखती थी उसी तरह से वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अब अपने जॉब को फिर से आफ्टर द डिलीवरी ज्वाइन कर सकती हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करता है। बिल्कुल। मैम अब यहाँ पे आ जाते हैं कि चलिए ठीक है, ये तो मैरिड वुमेन्स हो गई जो कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो है अपने आप को ठीक करना चाहती है, लेकिन अब अगर हम देखें तो आजकल ज़माना ऐसा भी है जो आफ्टर 45-50 जो महिलाएं हैं वो भी जो है अपने आप को बहुत फिट देखती हैं, और इवन वो काफ़ी कुछ करती भी हैं उसके लिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो कोई थेरेपी लेना हो, लेकिन दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी इन अ फिट साइज। तो ऐसे में मेनोपॉज के टाइम पे क्या दिक्कतें होती हैं, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए? और खासकर अगर हम देखें तो महिलाओं में गर्भाशय को एक वक्त के बाद जो है निकालने की अब प्रक्रिया शुरू हो गई, और वो भी आप लेजर से करते हैं। तो उसके बारे में जानना चाहूंगी कि वो भी आप लोगों को बताएं कि ये प्रक्रिया जो है ये भी अब सर्जरी नहीं बल्कि लेजर से पॉसिबल है। नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि ये होती सर्जरी ही है, लेकिन गर्भाशय को निकालने की बड़ी एक डिफरेंट विधा है। देखिए, जो एक नॉर्मल डिलीवरी का पैसेज है, नॉर्मल डिलीवरी के पैसेज से जब जहाँ से इतना बड़ा एक लिविंग बेबी डिलीवर आउट होता है तो वहाँ पे बहुत स्पेस होती है। तो इस वाली टेक्निक में इसको हम एनडीवीएच बोलते हैं, या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का मतलब होता है कि कम से कम चीरा लगा के या कम से कम टाँके लगा के हम सर्जरी करें। तो जो डिलीवरी का पैसेज है उसी पैसेज में से उसी पैसेज को हम यूज़ करके वहीं से हम यूट्रस को रिमूव करते हैं। यदि यूट्रस निकालने की, गर्भाशय निकालने की ज़रूरत होती है किसी भी कारण से, यदि ब्लीडिंग ज़्यादा है, या फाइब्रॉइड है, या कोई सिस्ट है, या कोई गठान है जिसके कारण की स्त्री को परेशानी हो रही है और गर्भाशय निकालने की नौबत आ रही है, तो इस विधा ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और इसकी अलग से ट्रेनिंग होती है। मैं चेन्नई से इस चीज़ की ट्रेनिंग लेके आई थी, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ये हमारे लिए करने में मुश्किल है बट ये मरीज के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उसको कोई चीरा, कोई टाँका नहीं लगता इस सर्जरी में, और 1 से 1.5 दिन में वो वापस घर भी जा सकती हैं। घर जाके ऑफ कोर्स उनको थोड़ा रेस्ट करना होता है, बट बिना किसी चीरे के, बिना किसी टाँके के हम जो बच्चेदानी का रास्ता है, डिलीवरी का पैसेज, उसी के थ्रू जाके हम यूट्रस निकालते हैं, और 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में हम डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट को। तो और पेशेंट अपना उसके बाद के जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है, टाँके निकालने हैं, या एब्डोमिनल बाइंडर बांधना है, पेट पे पट्टा बांधना होता है,
कभी स्टिचेस में इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर उसकी ड्रेसिंग करनी होती है। तो इन सारी चीज़ों से यदि हम यूट्रस गर्भाशय को इस विधा से निकालते हैं, एनडीवीएच या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से, तो ये सारी जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है इस सब से बच सकते हैं। और जो महिला है वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में वापस उन सबको शुरू कर सकती है। तो ये बहुत एक अच्छी विधा है। और मैं तो करीब पिछले 15 से 20 साल से इस तरह की सर्जरीज कर रही हूँ और हजारों ऑपरेशन किए होंगे इस तरह के। बिल्कुल मैम, अगर हम यहाँ पे बात करें महिलाओं की सेहत के बारे में, जाहिर सी बात है कि महिलाएं जो हैं, हमारा फिजिकल फॉर्म अलग है मेल्स के मुकाबले, काफ़ी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं इस चीज़ को, कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे पास कि हम हर महीने जो है, एक तो महिलाओं को यहाँ पे पीरियड्स होते हैं, फिर पीसीओडी की समस्या भी अब नई आ गई है, दूसरी बात फिर प्रेगनेंसी की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर है। तो ऐसे में अपने आप को हेल्दी रखना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर अब के ज़माने में जहाँ पर इन्फेक्शन ज़रा में लग जाता है, किसी भी चीज़ से लग जाता है, चाहे तो वो अब ऐसे में चाहे वो ब्लड इन्फेक्शन हो, चाहे वो महिलाओं को पीरियड्स में डिले पीरियड्स हो, अर्ली पीरियड्स हो, कुछ भी हो, लेकिन उन्हें अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होता है। तो एक रेगुलर चेकअप कितना इंपॉर्टेंट होता है, और ये रेगुलर चेकअप हमें कब लेना चाहिए, किन चीज़ों के बारे में लेना चाहिए। अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कई लड़कियों को तो ये भी नहीं पता होता कि हम जा क्यों रहे हैं, कि अगर रेगुलर रूटीन चेकअप करवाना है तो दे आर लाइक कि रूटीन चेकअप करा के वापस आ गए, लेकिन कौन सी वो चीज़ें हैं स्पेसिफिक जो पूछनी चाहिए हमें डॉक्टर से, जिससे हमें सलाह लेनी चाहिए? देखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना तो बहुत ज़रूरी है, और सेहत का ख्याल रखना अपनी डाइट से, अपने खान पान से, अपने लाइफस्टाइल से, अपने रहन सहन से, आप सोने के टाइम से, स्क्रीन टाइम से बहुत कुछ निर्धारित होता है। तो इन सब के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स रेगुलर चेकअप्स की बहुत ज़रूरत होती है, और स्पेशली जब ये जो मेनोपॉज वाला जो टाइम है, जब जिसे हम हिंदी में रजो निवृत्ति कहते हैं, या जब माहवारी हमारी ख़त्म होती है, उस समय भी शरीर में बहुत सारे बदलाव ऐसे आते हैं, और इस समय एक रेगुलर चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारे देश में एक सर्वाइकल कार्सिनोमा है ना, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब बहुत कैंसर बहुत सारे हम फील्ड में देखते हैं कि ये वाली चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। तो 40 इयर्स की एज के बाद एक तो पैप स्मीयर जरूर करवाएं, जिसमें कि बच्चेदानी के मुंह में से पानी की जांच होती है, कि हमें पता चल जाता है कि आगे को कभी इनको किसी बच्चेदानी के कैंसर से तो ये ग्रसित नहीं हो जाएंगी। और दूसरे एक होती है मैमोग्राफी, वो मैमोग्राफी भी एवरी 5 इयर्स होनी चाहिए, जिससे कि अगर कहीं कोई छोटी मोटी गठान है ब्रेस्ट में तो वो उसका अर्ली डिटेक्शन हो सके, और अर्ली डिटेक्शन हो तो फिर उसका जल्दी से ट्रीटमेंट हो सकता है। और मेनोपॉज में जो अधिकतर महिलाओं को प्रॉब्लम आती है, देखिए जब जैसे जैसे उम्र ढलती है, शरीर में हार्मोन्स कम होते हैं, तो हार्मोन्स कम होने के कारण हर जगह स्किन भी थोड़ी सी सैग होने लगती है, बाल सफ़ेद होते हैं, जो मसल पावर है, मांसपेशियों में जो शक्ति है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जो नीचे का एरिया है, पेल्विक फ्लोर जिसे बोलते हैं, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स की जो ओपनिंग्स होती हैं, लाइक यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन पास करने की जगह, फिर वजाइना, उसके बाद आता है रेक्टम जहाँ से मोशन की जगह, ये सारी जो इम्पोर्टेंट तीनों चीज़ें हैं उनको सपोर्ट करने की जो मसल्स होती हैं वो भी लूज होने लगती हैं। बिल्कुल। तो इस एज में यूजुअली अधिकतर लेडीज को आप ये मान सकते हैं, कम से कम 80 to 85% लेडीज को थोड़ी सी यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होने लगती है, कि थोड़ी भी छींक आती है या खांसी आती है तो थोड़ी यूरिन लीक हो जाती है। तो उन्हें ये लगता है कि ये बड़ी नॉर्मल सी प्रक्रिया है, ये तो एजिंग प्रोसेस है, ये तो होगा ही, हमारी मम्मी को भी ऐसे ही होता था, हमारी दादी को भी ऐसे ही होता था। तो ठीक है, ये होता है, इसको हम अपने कुछ यदि हम एक अपनी फिजिकल एक्सरसाइज मेंटेन करते हैं तो कुछ हद तक हम इसको कम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये है प्रॉब्लम तो अब इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। कुछ लेजर्स ऐसी होती हैं जिससे कि हम वहाँ की मसल टाइटनिंग कर सकते हैं, लेजर्स हैं, कुछ फिजियोथेरेपी की चेयर्स हैं जिससे कि हम कीगल एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, जिससे कि ये वाली मसल्स वापस टोन अप हो सके। और ये जो यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है जिसके कारण कि महिलाओं को कभी कभी पब्लिक में बैठी हैं अगर, तो बड़ी शर्मनाक सी स्थिति बन जाती है उनकी, तो वो कभी अवॉइड करने लगती हैं पब्लिक में जाना। इन सब चीज़ों को अब हम लेजर से ठीक कर सकते हैं। तो ये जो यूरिन लीकेज या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है ये भी ठीक हो सकती है, बस
प्रोवाइडेड कि महिला जल्दी आए इसके बारे में, यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर के पास, डॉक्टर की सलाह लेने के लिए। और अब सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अब ठीक नहीं हो सकती, इसके लिए भी हमारे पास बहुत लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं जिससे ये चीज़ें सब हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम जाहिर सी बात है कि अगर हम महिलाओं के टॉपिक की बात करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है तो आप बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है उसको भेज सकते हैं। साथ ही मैम आपसे आगे भी जुड़ेंगे, फिलहाल समय का अभाव है, इस चर्चा को ये विराम देंगे, लेकिन थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी ज्ञान की बातें हमें बताने के लिए। तो बिल्कुल आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए और ऐसी बातों को जानने के लिए देखते रहिए खास मुलाकात मेरे साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।